पहले स्टार्टिंग में मैं भी 3 घंटे लगाता था टेस्ट एनालिसिस को, जो कि स्टार्टिंग में सही भी था क्योंकि उस टाइम वीक एरियाज ज्यादा होते हैं। लेकिन जब मेरे मार्क्स कांस्टेंट होने लगे ना, तब मैंने इस मेथड को यूज किया, जो कि बताया एक टीचर नहीं था। और फिर मैंने जब इसको अप्लाई किया, सच में लिटरली इससे बहुत हेल्प हुई। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है। आप मुझे जानते हो, मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में। नहीं जानते तो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम आएगा तो मैं ये मेथड बताऊंगा, और हाँ, उसका टाइम आ गया है। मैं स्टार्टिंग में टेस्ट देता था, मैं 3 घंटे लगा देता था उसके एनालिसिस में, जो कि जरूरी भी होता है क्योंकि उस टाइम हमारे वीक एरियाज ज्यादा होते हैं, हमारे को हर एक चीज पे काम करना होता है। इसीलिए 3 घंटे लगाना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतने लग रहे हैं तो, कम लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो भी सही है। लेकिन अब जब टाइम कम है, 5 महीने बचे हैं और मेरे मार्क्स जब कांस्टेंट होने लग गए थे लास्ट ईयर, तो मैंने इस मेथड को यूज किया था क्योंकि इसने मेरे उन चीजों पे डायरेक्ट इफेक्ट डाला जो कि मेरे मार्क्स को कम कर रहे थे। और वो मेथड क्या है? वो है 10 मिनट रूल। आप अगर अपना कोई भी टेस्ट देते हो तो उसमें 3 चीजें होती है, जैसे एक स्किप्ड क्वेश्चन कर दिया आपने, एक रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया, या फिर आपने सही किया। तो करेक्ट के तो आपको मार्क्स मिल गए, बाकी 2 जो कैटेगरी स्किप्ड क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आपके मार्क्स गए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीक एरियाज करने होते हैं, तो भाई जिससे मार्क्स तुम्हारे कट रहे हैं, अगर उसी को तुम ऐसे कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि वहां से कभी क्वेश्चन का गलत ही ना हो, तो मार्क्स कैसे कटेंगे? तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया तो उसमें जिन जगह से मेरा मार्क्स कटा, जैसे मान लो कि मैंने वो फिजिक्स में मेरा मान लो कि एसी जनरेटर से क्वेश्चन गलत हो गया, एसी जनरेटर बोला मैंने, पूरा चैप्टर नहीं बोला। बायो में मान लो मेरा वर्नलाइजेशन से गलत हो गया क्वेश्चन, ऐसी केमिस्ट्री में मान लो मेरा मोलैलिटी निकालने में गलत हो गया, कुछ मैं फॉर्मूला भूल गया है, कुछ हो गया। तो अब मैं ये थोड़ी करूंगा कि एक चीज के लिए, एक क्वेश्चन के लिए जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर है, उसके लिए मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसा थोड़ी करूंगा। ऐसे करूंगा तो इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, ठीक है? तो ऐसा करना मत अगर करते हो तो मैं क्या करता था, इन टॉपिक्स को ही लिखा। जैसे एसी जनरेटर मैंने लिख दिया कॉपी में, जैसे एनालिसिस करते वक्त कॉपी मैंने एसी जनरेटर लिख दिया और उसके बाद ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करता था, मैंने टॉपिक्स लिख लिए सारे की कौन कौन से मेरे गलत हुए हैं, जहाँ या फिर मेरे ऐसे जो कि मैं कंफ्यूज हो गया था, किसी क्वेश्चन में सही किया लेकिन कंफ्यूज था, तो उनको भी मैं अलग लिख देता था। तो ऐसे एक मैं वीक एरिया बनाता था और एक साइड में कंफ्यूजन वाला पॉइंट लिख देता था। तो मैं क्या करता था, मैंने क्लॉक लगाता था। क्लॉक मतलब ऐसा था कि मैं टाइम वाइज ही करता था। ऐसे मैं क्या करता था, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें 5 से 10 मिनट लगाता था। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर में मेन जगह क्या है जहां से मैं पढ़ूं? सबसे पहले मेरे को नोट्स आना चाहिए। नोट्स में मैंने कहीं ना कहीं कुछ मिस करा होगा जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। नोट्स आना चाहिए, वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने करा है वो आना चाहिए। तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक यानी एसी जनरेटर को जाकर रिवाइज करूंगा उस 10 मिनट में। ऐसे करना होता है, ये नहीं पूरा चैप्टर में आप रिवाइज करूंगा कि मेरा वो वीक है, ऐसा नहीं होता है और ना ही ऐसा होगा आपका भी, ठीक है? तो एसी जनरेटर को मैंने 5 से 10 मिनट में कर दिया। और मैं 10 मिनट ऐसे बोल रहा हूँ कि एवरेज है कि आपको किसी में 5 मिनट भी लगेंगे, बायो में मान लो 5 मिनट लगे तो किसी में 15 मिनट भी लग जाएंगे। अब बायो में मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुआ जैसे वर्नलाइजेशन का, तो उसको बायो की मेन जगह कहाँ है जहां से आप पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। नोट्स तो है ही, लेकिन एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से तो आएगा ही आएगा। तो वर्नलाइजेशन की मैं एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ूंगा। अब उसमें मेरे को वो क्वेश्चन मिला तो अच्छे से मार्क्ड कर लूंगा और उसको याद कर लूंगा अच्छे से, ठीक है? ऐसे करना होता है। और इसमें भी अगर टाइम मिल रहा है तो आपको नोट्स भी पढ़ लेना चाहिए उसी चीज का, उसी टॉपिक का। नोट्स भी रिवाइज भी हो गया इसी के साथ, क्वेश्चन के साथ, और साथ में वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन गलत हुआ था वो आगे कभी नहीं होगा। ऐसे करना होता है। और जैसे कि मैंने मोलैलिटी का बताया, तो मैंने बताया था ना उसमें फॉर्मूला गलत हुआ था, तो मैं फॉर्मूला जाकर फॉर्मूला रिवाइज करूंगा और हो सके तो उस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा उसके तरह के, जिससे कि आगे मेरे को कभी भी तकलीफ ना हो उस क्वेश्चन में, मैं हमेशा निकाल लूँ। तो ऐसे मैंने करने लग गया था जब मेरे 5-6 महीने बचे थे, ठीक है, लास्ट के। तो इस टाइम मैं ऐसे ही करने लग गया था। इससे मेरा 3 घंटा भी नहीं लग रहा था और मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स घटे, ताकि वो फर्दर मेरे मार्क्स ना डिक्रीज करवा पाए, ठीक है? तो जैसे मेरे मार्क्स कांस्टेंट हो गए थे तो वो फिर इंक्रीज होने लगे थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स बनने लगे थे। जब कोई गलती नहीं रहेगी, कोई वीक एरिया नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे कहाँ से? और सिली मिस्टेक जैसी जो मिस्टेक्स होती है ना, वो तो प्रैक्टिस के साथ ही बनती है। जैसे जैसे आप टेस्ट ज़्यादा देते रहोगे, सिली मिस्टेक्स बहुत ही कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगी बिल्कुल। तो बस यही बताना था, एक मेथड है तो इसको फॉलो करना। और हाँ, वो इंटरव्यू वाली वीडियो जरूर आएगी और नेक्स्ट वीडियो शायद वही होगी। और मैं यार लास्ट में यही कहूँगा कि सिलेक्शन ना ही मेरे वीडियो में बोलने से होगा, ना ही आपके वीडियो को देखने से होगा। सिलेक्शन होगा तो सिर्फ पढ़ने से होगा, ठीक है? याद रखना। तो पढ़ना है तुम्हें, अभी टाइम है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो अभी मेहनत करो, पढ़ते रहो। हमारे भी अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? तुम्हारी तरह ही अब नीट वाला मोटिवेशन लाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलता हूँ, बाय बाय। पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं। मंजिल जल्दी मिलेगी तुम्हें। चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूंगा फिर कभी। बाय।